बारिश में टूटी छत के नीचे 3 बहुओं की रसोई। दीदी दीदी, वो देखिए हमारी रसोई की छत टूटी हुई है, बारिश का पानी चू रहा है। हे भगवान, अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है और इस हल्की बारिश में ही हमारी टूटी छत से रसोई में पानी भी चूने लगा। अरे बहू, जब तुम्हें दिख रहा है कि टूटी छत से रसोई में बारिश का पानी टपक रहा है तो वहाँ कोई बर्तन लगाकर रसोई का सामान क्यों नहीं हटाती? हाँ माँ जी, अभी हटाती हूँ। गरीब परिवार की तीनों बहुएं तेज बारिश में फटाफट चूल्हा और रसोई का सामान यहाँ वहाँ हटाती हैं और जहाँ जहाँ छत से पानी टपक रहा होता है वहाँ वहाँ बर्तन लगा देती हैं। हो गया रसोई का सारा सामान एक तरफ और यहाँ पतीला भी लगा दिया है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आहा, इतनी अच्छी खुशबू। दादी बुआ, मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कि किसी रसोई में कुछ मजेदार बन रहा है। ये खुशबू तो बारिश की तेज हवाओं के साथ हमारी पड़ोसन के घर से आ रही है। लगता है उनकी रसोई में कुछ मजेदार बना है। मम्मी, आप लोग ना ऐसे कुछ टेस्टी खाना बनाइए। बेटी, आज नहीं, फिर कभी कुछ खास खाना बना दूंगी। अभी तो सिर्फ रोटी और दाल ही बन पाएगी। नहीं मम्मी, चाची, दादी, बोलो ना मम्मी को कुछ अच्छा बनाने के लिए। क्या हुआ बहू, बना दो रसोई में कुछ अच्छा सा। वैसे भी बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाने से मजा ही आ जाएगा। पापा जी, रसोई में सिर्फ थोड़ा आटा और थोड़ी सी दाल बची है, अब इससे क्या स्वादिष्ट बनाऊंगी। नीलम की बात सुनकर पूरा परिवार चुप होकर एक साथ बैठ जाता है। वहीं नीलम चूल्हा जलाकर दाल चढ़ाती है और अनीता आटा निकालकर गूंथने लगती है। ये तो बहुत थोड़ा सा आटा है और दाल भी सिर्फ मुश्किल से कटोरी भर होगी। विशाखा, जरा 1 लोटा पानी देना, दाल में और पानी डाल देती हूँ। और अनीता, रोटियाँ थोड़ी पतली बेलना, समझ गई ना? समझ गई दीदी। नीलम पानी जैसी पतली दाल बनाती है, वहीं अनीता कागज की तरह पतली पतली रोटियां बेलकर सेकती है। ऐसे ही खाना खाकर तीनों बहुएं पूरे परिवार को परोसकर खुद भी खाने बैठ जाती हैं। अरे मम्मी, ये तो मेरी कॉपी के पन्ने से भी ज्यादा पतली रोटी बनाई है आपने। और भाभी, दाल में दाल डालना भूल गई थी क्या? सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है। पूरा परिवार कम से कम 1 रोटी और थोड़ी सी दाल खा पाए, इसलिए हमने पतली दाल और रोटी बनाई है, वरना किसी 2 के आधे पेट खाने जितनी ही दाल और रोटी बन पाती। जिसके 3-3 जवान बेटे हो, उसके घर की रसोई की छत टूटी हुई है, राशन नहीं है। कैसे नालायक बेटे जन्म दिए हैं मैंने। अरे क्यों हमारे बच्चों को कोसते हो? कम से कम हमारे सर पर छत और सामने 2 निवाला तो है। और ये छत और 2 निवाले के लिए मेरे तीनों बच्चे इस बारिश में भीगकर काम ढूंढ रहे होंगे। मेरे 2 बड़े बेटे तो अपने दोनों पाँव पर खड़े हैं, पर मेरा सबसे छोटा बेटा तो जन्म से अपाहिज है। वो न जाने इस बारिश में क्या कर रहा होगा, कहीं फिसल कर गिर गया तो बेचारा खुद से उठ भी नहीं पाएगा। शारदा की बात सुन पूरा परिवार दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपाहिज अरुण तेज बारिश में एक बड़े कॉम्प्लेक्स की नाली को बांस से साफ कर रहा होता है। वहीं से थोड़ी दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में नीरज और विकास अपना साइकिल ठेला लेकर बारिश में खड़े होते हैं। अरे भैया, सुबह से दोपहर होने को है, हमें 1 रुपए का काम नहीं मिला। छोटे, तुझे तो पता है ना, बारिश में हम साइकिल ठेले वालों का धंधा कितना खराब हो जाता है। कोई फैक्ट्री, मिल या व्यापारी हमें कहीं माल पहुंचाने के लिए देता ही नहीं है। अब ऐसे में हमारा धंधा कैसे चलेगा? पर भैया, कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा ना, बिना काम ढूंढे हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। वो देख, उस फैक्ट्री का मालिक आ गया है। चल पूछते हैं उनसे। नीरज और विकास अपना ठेला लेकर धनंजय की गाड़ी के पास आते हैं। साहब, हम ठेले वाले हैं, आपका कोई माल कहीं पहुंचाना है या कहीं से कुछ लेकर आना है क्या? नहीं भाई, कोई माल लाना पहुंचाना नहीं है। साहब, सुबह से 1 रुपए का धंधा भी नहीं हुआ। कोई भी छोटा मोटा माल दे दीजिए, दूर भी होगा तो भी चलेगा, कम पैसे दीजिएगा तो भी चलेगा। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में तुम्हारे ठेले पर माल भेजूंगा तो पूरा माल भीगकर खराब हो जाएगा। जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है। ए ड्राइवर, आगे बढ़ो। अब तो सभी फैक्ट्री वालों से पूछ लिया भैया, कहीं भी कोई काम नहीं मिला। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। कल नीलम बता रही थी कि रसोई में मुट्ठी भर आटा और थोड़ी सी दाल बची है, वो तो आज दोपहर में बन गई होगी। अब रात में क्या होगा? विकास और नीरज उदास होकर अपने ठेले पर बैठ जाते हैं। तभी बैसाखी के सहारे अरुण
कीचड़ से लथपथ अपने भाइयों के पास आता है। भैया भैया, मैंने आपकी बात सुन ली, उदास मत होइए। ये देखिए, 50 रुपए का काम मिला था मुझे। रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा इसमें। अरे हाँ, कम दाम का चावल और थोड़ी दाल और हल्दी वगैरह भी ले लेंगे। तीनों भाई शाम के 5 बजे तक दूसरे काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और कुछ काम न मिलने पर दोनों भाई अरुण के ठेले पर बैठकर एक पन्नी में थोड़े मोटे चावल लेकर घर के बाहर पहुँचते हैं। फिर बाहर ठेला खड़ा करके तीनों भाई ठंड से कांपते हुए घर के अंदर आते हैं। ये पापा चाचा आ गए। आप लोग खाने में क्या लेकर आए? जरूर कुछ मजेदार होगा ना, बहुत मजा आएगा। अरुण, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। इस पन्नी में थोड़ा चावल और थोड़ी दाल है। क्या हुआ बच्चों, तुम बड़े उदास लग रहे हो। माँ, हमें तो कोई काम ही नहीं मिला। सारा दिन ठेला लेकर यहाँ वहाँ भटकते रह गए हम। ये सामान भी अरुण के कमाए 50 रुपए से लेकर आए हैं। बेचारे की दवाइयों के पैसे भी घर के खाने में खर्च हो जाते हैं। चाचा, आप अपने दवाइयों के पैसे से हमारे लिए चावल लेकर आए हैं? नीचे आओ। अनीता के सहारे अरुण नीचे झुकता है। तभी पिंकी कूदकर अरुण के गाल पर एक पप्पी दे देती है। चाचा, आप हमारे लिए खाना लेकर आए, उसके लिए थैंक यू और सॉरी। हम कभी जिद नहीं करेंगे, पर आप अपने दवाइयों के पैसे से राशन मत लाया करिए। पिंकी की बात सुन तीनों भाई और पूरा परिवार भावुक हो जाता है, जिसके बाद तीनों भाई कपड़े बदलकर बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। वहीं तीनों बहुएं बारिश में अपनी रसोई के टूटे छत के नीचे किसी तरह रात का खाना बनाती हैं और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रोज तीनों भाई बारिश में कमाने जाते हैं और काम ना मिलने पर निराश होकर घर लौटते हैं। और फिर एक दोपहर जब बारिश रुकती है। भाभी देखो, बारिश रुक गई और रसोई की टूटी छत से पानी भी नहीं टपक रहा है। जल्दी से खाना बना लीजिए। हाँ ननद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम थोड़ी सब्जी और चावल बना लेते हैं। बहुत दिन बाद थोड़ी धूप निकली है। मैं घर के बिस्तर, चद्दर और कुछ कपड़े धूप में डाल आती हूँ। नीलम घर के बाहर बंधी रस्सी पर चादर कपड़े फैलाने लगती है। वहीं अनीता चावल साफ करती है और विशाखा चूल्हा जलाकर कढ़ाई में तेल डालकर सब्जियां काटने लगती है। तभी बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और रसोई की टूटी छत से पानी सीधे गर्म तेल में गिरता है। तभी तेल छिड़ककर सीधे अनीता और विशाखा के हाथों पर पड़ता है। आई माँ, जल गई। अरे ये बारिश कब शुरू हो गई? हमारी रसोई की टूटी छत से पानी गर्म तेल में गिर गया। विशाखा अनीता की आवाज सुन सभी के कान खड़े हो जाते हैं। वही कपड़े फैला रही नीलम दौड़कर घर में आती है और गर्म तेल की कढ़ाई को एक थाली से ढक देती है। तभी पसीने और बारिश से भीगे तीनों भाई घर आते हैं। कहाँ ध्यान है आप दोनों का? बड़ी भाभी, छोटी भाभी की गलती नहीं है। अचानक से बारिश शुरू हो गई और रसोई की छत से पानी सीधे गरम तेल की कढ़ाई में गिरा और गरम तेल छटक कर भाभीियों के हाथ पर। विशाखा, गरीबी में आटा गीला करने का काम मत करो। तुम दोनों ज्यादा जले तो नहीं? कुछ नहीं हुआ हमें। माना तुम तीनों भाइयों की कुछ खास कमाई नहीं होती है, पर कुछ करके रसोई की छत क्यों नहीं बनवा देते? पहले भी बहुओं ने तुमसे रसोई की छत बनवाने के लिए कहा था, उस समय भी तुम भाइयों ने छत नहीं बनवाई। माँ, आज थोड़ी धूप निकली तो हम तीनों भाइयों को एक साथ छोटा मोटा काम मिला, वरना हमें बारिश में काम ही कहाँ मिलता है। और बारिश के तुरंत बाद ठंड आ जाती है और ठंड में कमाए हुए पैसे तन ढकने और दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। फिर गर्मी आती है तो गर्मी में तेज धूप की वजह से हम सही से काम ही नहीं कर पाते और जो कमाते भी हैं वो बिजली और खाने में खर्च हो जाता है। और फिर बारिश आ जाती है। ऐसे में हम छत कब बनवाएं और कैसे बनवाएं? हमें बस गरम तेल के थोड़े से छींटे पड़े हैं। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों की कमाई हुई है, लाइए पैसे दीजिए, घर का कुछ राशन ले लेंगे और कुछ दूसरे जरूरी सामान भी लेने हैं। बच्चों की कुछ कॉपियाँ भी लेनी है। छत की चिंता मत कीजिए आप लोग, मेरे पास एक जुगाड़ है। प्रीति, जरा हमारे घर का छाता देना, मैं उसे धागे से बांधकर ठीक कर देती हूँ। फिर रसोई में छाता खोलकर बैठ जाऊंगी। अनीता और विशाखा फटाफट खाना बना लेंगी। तीनों भाइयों के 100-100 रुपए लेकर अनीता एक डिब्बे में रख देती है। वहीं नीलम घर के टूटे हुए छातों की सुई धागे से मरम्मत करती है और छाता खोलकर रसोई में बैठ जाती है। वहीं अनीता कढ़ाई में सब्जी छौंककर खाना बनाना शुरू करती है। अनीता, और कितना देर लगेगा खाना बनाने में? दीदी अभी तो सब्जी डाली है, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। फिर चावल भी बनाने हैं। आधा घंटा? मेरे हाथ में तो अभी से दर्द शुरू हो गया। और विशाखा तो घर के बाहर मेरे फैलाए भीगे कपड़े लेने गई है, फिर बच्चों को भी संभालना है। नीलम इतना सोच रही होती है कि तभी कंधे में दर्द होने की वजह से नीलम का हाथ कांपने लगता है। वहीं कढ़ाई से निकल रही गर्म भाप से
नीलम के हाथ भी जलने लगते हैं। क्या हुआ नीलम दीदी, आपके हाथ क्यों कांप रहा है? कुछ परेशानी है क्या? अरे बहू, आधा घंटा होने वाला है। बहू छाता लेकर बैठी हुई है, उसके हाथ तो कांपेंगे ही, ऊपर से गर्म भाप से उसके हाथ भी जल रहे होंगे, है ना बहू? हाँ पापा जी। अरे दीदी, आप पागल हो गई हैं क्या? अगर आपको इतनी परेशानी हो रही थी तो पहले बताना चाहिए था ना। हटाइए अपना छाता, बंद कीजिए, मैं चूल्हे से कढ़ाई उतार देती हूँ। अरे बहू, चूल्हे से कढ़ाई उतार देगी तो सब्जी कच्ची रह जाएगी और खाना कैसे बनेगा? मेरे पास एक जुगाड़ है। ऐसा करते हैं, छाते को एक डंडे से बांधकर रसोई में डंडा खड़ा कर देते हैं, फिर किसी को छाता पकड़कर बैठना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर विशाखा एक पतले डंडे में छाता मजबूती से बांध देती है और रसोई में रखे कुछ राशन के डिब्बों के बीच डंडा गाड़कर खड़ा कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में चूल्हे से निकल रहा काला धुआं छाते में भर जाता है और धुएं की वजह से अनीता की आंखें जलने लगती हैं। दीदी जल्दी छाता हटाइए, चूल्हे का धुआं इकट्ठा होकर आंखों में लग रहा है। बारिश में चल रही हवाओं की वजह से घर में चूल्हे का धुआं रुक नहीं रहा था और छाते की वजह से सारा चूल्हे का धुआं मम्मी के सिर पर इकट्ठा हो गया है, जिससे मम्मी की आंखें जलने लगी। नीलम डंडे में लगा छाता निकालकर डंडा और छाता अपनी जगह पर रख देती है। इतनी देर में खाना बन जाता है और तीनों बहुएं पूरे परिवार को खाना परोसती हैं। अनीता, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए अच्छी रसोई तो क्या, रसोई की छत तक नहीं बनवा पा रहे हैं। अरुण, तुम परेशान मत हो, हम तीनों बहुएं इसका कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगी। आप लोग घर के दूसरे खर्चों पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम हल्की बारिश में तीनों बहुएं सब्जी मंडी में सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही होती हैं। भैया ऐसा करो, अपनी सब्जियों पर सोने का पानी चढ़ा लो, फिर 80-90 क्या 1000 रुपए किलो बेचना। अरे बहन जी, क्या मजाक कर रही हैं आप? अब सब्जियों के जितने दाम होंगे उतने ही तो बताऊंगा। भैया सिर्फ प्याज ही दे दीजिए, और अगर हो सके तो थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ी मिर्च डिस्काउंट में दे देना। दीदी वो देखिए, हमारी रसोई की छत के लिए मुझे एक जुगाड़ मिल गया। वहाँ हमारे क्षेत्र के नेता का बैनर लगा हुआ है। अरे ये तो हमारे भी दरवाजे पर आया था। बड़े बड़े वादे किए थे इस नेता ने, एक भी काम नहीं किया हम गरीबों के लिए। दीदी, अब इसने कुछ काम नहीं किया पर इसका बैनर हमारे काम आएगा। इसका बैनर निकाल कर घर ले चलते हैं, अपनी रसोई की छत के ऊपर रखकर थोड़े पत्थर से दबा देंगे। कम से कम रसोई में पानी तो टपकना बंद होगा। तीनों बहुएं इधर उधर देखकर चुपके से बैनर निकालती हैं और अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती हैं। अनीता, ये सामान रसोई में रख दो और ऐसी जगह रखना जहाँ पानी ना टपक रहा हो। और विशाखा, तुम जरा मेरे साथ चलो, सीढ़ी लेकर आते हैं। विशाखा और नीलम सीढ़ी मांगने चली जाती हैं। वहीं अनीता सारा सामान रसोई में पानी न टपकने वाली जगह पर रख देती है। तब तक नीलम और विशाखा सीढ़ी लेकर आ जाती हैं, जिसके बाद अनीता और विशाखा सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती हैं और नीलम बैनर लेकर सीढ़ी पर चढ़ जाती है। अरे अनीता, विशाखा, जरा सही से सीढ़ी पकड़ना, नहीं तो मेरी कमर टूट जाएगी नीचे गिरकर। दीदी घबराइए नहीं, हम दोनों ने अच्छे से सीढ़ी पकड़ रखी है, आप बस सही से छत ढककर आराम से उतर जाइए। नीलम अपनी पुआल से बनी छत पर बैनर बिछाती है और कुछ पत्थर के टुकड़े से बैनर दबाकर नीचे उतरने लगती है कि तभी नीलम लड़खड़ाकर विशाखा और अनीता के ऊपर गिर पड़ती है। अरे दीदी, आपने तो मेरी कमर ही तोड़ दी और कीचड़ कीचड़ कर दिया। हाँ दीदी, ऐसा लग रहा है कि अब खड़ी नहीं हो पाऊंगी। चुप करो तुम दोनों, चुपचाप खड़ी हो जाओ। हमारा घर है ही कितना ऊंचा कि तुम दोनों की कमर टूट जाएगी। कीचड़ में सनी तीनों बहुएं कमर पकड़कर खड़ी होती हैं। तभी प्रीति वहां आकर, भाभी बहुत दिन हो गए हम चारों ने बारिश में नहा नहीं है, अब आप लोग भी भीगी गई है, नहाना तो आपको है ही, क्यों ना बारिश में ही नहा लिया जाए। तीनों बहुएं अपनी ननद के साथ बारिश में नहाने लगती हैं। वहीं घर के बच्चे भी बारिश में आकर नहाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी घर के अंदर आते हैं, जहां पुआल की छत से पानी रिसकर अभी भी रसोई में टपक रहा होता है। भाभी, आप तीनों का जुगाड़ तो फेल हो गया, रसोई की टूटी छत से तो अभी भी पानी टपक रहा है। कोई बात नहीं बहुओं, वो तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी पुआल की छत बनी है ना, तुम चाहे उसे जितना ढक लो, जब तक पूरी छत अच्छे से नहीं ढकी जाएगी तब तक कहीं ना कहीं से पानी टपकेगा ही। जिसके बाद तीनों बहुएं घर के एक कोने में पर्दा खींचकर कपड़े बदलती हैं, फिर बच्चों के भी कपड़े बदलवाकर रसोई में चली जाती हैं, जहां पतीले में टपक रहा पानी बहुओं के चेहरे पर छींटे मार रहा होता है। पानी टपक रही जगह पर पतीला रखने से पतीले में पानी गिरकर छींटे बाहर तक आते हैं। क्यों ना हम पतीले को सीधे छत पर ही लटका दे, पानी उसी में टपकता रहेगा और जब पतीला भरने वाला होगा हम पतीला उतार कर पानी फेंक देंगे, इससे यहाँ वहाँ पानी नहीं छिटकेगा।
अनीता घर के बाहर रखी सीढ़ी अंदर लाती है और सीढ़ी पर चढ़कर टूटी छत से एक पतीला लटका देती है। अब रसोई में पानी नहीं टपक रहा होता है तो नीलम चावल बनाती है और विशाखा धनिया मिर्च की चटनी बनाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं पूरे परिवार को खाना परोसती हैं। बारिश आती नहीं है कि हमें ऐसा खाना खाना पड़ता है जैसे हम कोई बड़े मुजरिम हो। कभी रोटी नमक तो कभी चावल नमक, और आज तुम बहुओं ने चावल और चटनी दी है। क्या करें माँ जी, सब्जी मंडी में सब्जी वाले ने तो सब्जियों के दाम बारिश में भी सोने जैसे रखे हैं। 80 रुपए किलो से कम कोई हरी सब्जी ही नहीं है, और प्याज भी 65 रुपए किलो है। इसलिए हमने सिर्फ प्याज खरीदी और फ्री मिली हरी मिर्च धनिया से चटनी बना दी है। अच्छा, प्याज है क्या? थोड़ी बारीक कटी प्याज चावल में मिला देंगे तो खाने में थोड़ा स्वाद लगेगा। शारदा रसोई में आती है और झुककर प्याज निकाल रही होती है। तभी रसोई की छत पर लटका पतीला पानी के वजन की वजह से छत समेत शारदा के सिर पर गिर पड़ता है। तभी शारदा सिर पकड़कर दर्द से रसोई में बैठ जाती है। वहीं रसोई की छत में बड़ा गड्ढा हो जाता है और पूरी रसोई में बारिश का पानी आने लगता है। हे राम, मेरा तो सर ही फूट गया। वो देखो, दादी के सिर पर मम्मी का टांगा पतीला गिर गया और साथ में छत भी। दादी को चोट लग गई और तुम दोनों हंस रहे हो। इस तरह बड़ों पर हंसना अच्छी बात होती है क्या? जाओ खाना खाओ। हे भगवान, जब तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और छप्पर फाड़ कर तूने क्या दिया? मेरा सिर ही फोड़ दिया। समझ गए हम, तुम्हें इतनी जोर से क्यों लगी है। चलो आओ खाना खा लो। खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे सिर पर गरम पट्टी कर दूंगा। आओ। मम्मी जी को भी चोट लग गई और हमारा जुगाड़ भी फेल हो गया। ऊपर से हमारी रसोई की छत में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। हाँ, पानी से भरा पतीला गिरने की वजह से पूरी रसोई का सामान गीला हो गया है, यहाँ तक कि लकड़ी और हमारा बचा कुचा राशन भी। बहू, क्या जरूरत थी अपनी इंजीनियरिंग वाली बुद्धि लगाने की? क्यों टांगा था इतने ऊपर पतीला? वो जमीन पर पतीला रखने पर पतीले में पानी गिरने के कुछ छींटे बाहर आ रहे थे, इसलिए मैंने छत से टांग दिया। बहू, क्यों तो इंजीनियर बन रही है? हर परेशानी के छोटे बड़े दोनों समाधान होते हैं। इसकी जगह तू पतीले में एक कपड़ा रख देती, पानी नहीं छिड़कता। मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहू, अब ये सोचो कि रसोई की टूटी छत से आ रहे बारिश के पानी और बर्बाद हुए रसोई के सामान का क्या करोगी? तभी उदास और मायूस तीनों भाई घर लौटते हैं। वहीं बच्चे तीनों भाइयों को पूरी बात बताते हैं। हे भगवान, एक ही दिन में कितनी मुश्किलें देगा तू हम गरीबों को। हमें बड़े मुश्किल से एक बड़े सेठ के पास काम मिला। हम उसका माल लोड करके बड़ी बड़ी पन्नियों से अच्छे से ढककर लेकर जा ही रहे थे कि तभी ठेले का टायर फिसला और ठेला सीधा पीछे की तरफ जाकर एक दीवार से टकरा गया। हमारी वजह से उस आदमी की दीवार भी टूट गई, मालिक का सारा सामान भी खराब हो गया, और तो और हमारा ठेला भी टूट गया। अच्छा हुआ कि मालिक ने हमें सिर्फ डांटा, अपने माल के पैसे नहीं मांगे। पर हमने अपना ठेला बनवाना चाहा तो उसके लिए भी 2500 रुपए मांग रहा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। फिलहाल हम अपनी पड़ोसनों से कुछ मदद लेकर आते हैं। तीनों बहुएं अपनी रसोई की टूटी छत के नीचे एक बड़ा गमला और आसपास कुछ बेकार कपड़े रखकर बाहर आती हैं। वहीं अपने अपने आंगन में बैठी सभी पड़ोसनें बारिश में दोपहर के खाने का मजा ले रही होती हैं। अरे वाह, इतने तरीके के पकौड़े और चाय, बारिश में इनका स्वाद तो दोगुना हो जाता है। क्या हुआ चाची, दोपहर के वक्त चाय पकौड़े खा रही हो? खाना खाने का मन नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, अभी तक तेरे चाचा आए नहीं है, तो आए तब ना खाना खाऊंगी। तब तक सोचा चाय पकौड़े ही खा लिए जाए। वैसे तुमने क्या बनाया है? मैंने पालक पनीर, दही की कड़ी, दही बड़े और भी बहुत कुछ बनाया है। सभी खाने ही बैठे हैं। जी, हमें आप सभी पड़ोसियों की मदद की जरूरत है। हमारी रसोई की छत टूट कर गिर गई है, हमारी सास को भी चोट लग गई है और हमारी रसोई पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। क्या आप लोग हमें पेट भरने के लिए थोड़ा खाना दे सकते हैं? मैंने तो खाना ही नहीं बनाया है, वरना जरूर दे देती। मैं तो कोई मदद नहीं कर सकती। राधिका बहन, तुमने तो तरह तरह के पकवान बनाए हैं, तुम भी कुछ मदद कर दो। मैं क्यों मदद करूं? 3 मर्द हैं घर में, उनसे कहो होटल से खाना लेकर आए, या पहले अपने रसोई की छत बनवाए फिर खाना बनाओ। राधिका बहन, तुम तो जानती हो हमारे पतियों का काम बारिश में बिल्कुल ठप पड़ जाता है। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती है क्या? कुछ नहीं दूंगी मैं। जाओ यहाँ से। 2 कौड़ी के फटीचर लोग मुंह उठाकर चले आते हैं नजर लगाने। पड़ोसनों की खरी खोटी सुनकर तीनों बहुएं घर वापस लौट आती हैं। क्या हुआ बहू, नहीं की किसी पड़ोसी ने मदद? कभी भी जरूरत पड़ जाए कोई पड़ोसी हमारे काम नहीं आएगा। तीनों बहुएं अपने उदास और भूखे परिवार का चेहरा देखने लगती हैं। ऐसे ही भूख से तड़पते हुए पूरा परिवार रात बिताता है।
और अगले दिन सुबह सुबह तीनों भाई भयंकर बारिश में काम की तलाश में निकल जाते हैं। मम्मी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ खाने को नहीं है क्या? मम्मी पेट में भी अजीब सा लग रहा है। भाभी भूख की वजह से दोनों बच्चों के पेट में अजीब सा लग रहा है। लगता है अब हमारे वो दिन आ गए जब हमें पेट पर कपड़ा बांधकर दिन बिताने पड़ेंगे। ननन जी, ऐसी अशुभ बातें मत करिए। बच्चों, पापा गए हैं ना पैसे कमाने, थोड़ी देर में पैसे कमा कर आ जाएंगे, तब तक तुम लोग बाहर थोड़ी देर खेल लो। तीनों बच्चे खेलने निकल जाते हैं और तीनों बहुएं मिलकर मिट्टी का एक नया चूल्हा बनाने लगती हैं। बहू, बच्चे कल से भूखे हैं, ऊपर से तुमने उन्हें खेलने भेज दिया। अब उन्हें और तेज भूख लग जाएगी। अगर खाने का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर क्या करोगी? क्या करे पापा जी, हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए हमने उन्हें बाहर खेलने भेज दिया। क्या पता बच्चों के भाग्य से आज उन्हें खाना मिल जाए। हमारे पति बहुत मेहनती है, वो जरूर कहीं न कहीं से पैसे जुटा लेंगे। तीनों बहुएं अपने पतियों की आस में इंतजार करने लगती हैं और घर की छत से दूसरी जगहों से टपक रहे पानी के नीचे बर्तन लगाती हैं और कहीं का सामान कहीं करती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों भाई एक बड़ी सी गटर को बांस और कुछ औजारों से साफ कर रहे होते हैं। बारिश आए चाहे तूफान, हम अपने परिवार और बच्चों को भूखा थोड़ी रहने देंगे। गटर साफ करने का काम हो या नाली साफ करने का काम, जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा करके अपने परिवार का पेट भरेंगे। हम मेहनत करने को तैयार बैठे हैं भैया, पर हमें हमारे लायक कोई काम ही नहीं मिलता। काम मिलता भी है तो कोई कहता है नाली साफ कर दो, कोई कहता है गटर साफ कर दो, किसी के घर की काई साफ करनी है। और इन सब कामों के कितने ही पैसे मिलते हैं, 20 रुपए, 50 रुपए। तीनों भाई बारिश में अपने परिवार की खातिर कम पैसों में गटर साफ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरज और पिंकी पड़ोस के कुछ बच्चों के साथ उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां बच्चे अपने हाथों में पकौड़े और दूसरा स्वादिष्ट खाना लेकर खा रहे होते हैं। अरे वाह, देख रहे हो, ये इसे पनीर टिक्का कहते हैं। कभी खाया है अपनी जिंदगी में? अरे खाया है नहीं, ये पूछो कभी नाम भी सुना था? क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? बिल्कुल। हाँ, वैसे भी हमें बहुत जोर की भूख लग रही है। अच्छा लो पकड़ो। सूरज और पिंकी जैसे ही खाना लेने आगे बढ़ते हैं, तभी पीछे से दूसरे बच्चे आकर दोनों की टांग अड़ा देते हैं। तभी सूरज और पिंकी गिर पड़ते हैं। फिर सभी बच्चे मिलकर सूरज और पिंकी के ऊपर गंदा पानी फेंकने लगते हैं। हमें परेशान मत करो, छोड़ दो हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ, नहीं खाना हमें तुम्हारा खाना। तुम जैसे भिखारी के बच्चे ये सब खा भी नहीं सकते। भिखारी कहीं के, घर की रसोई में छत टूटी हुई है और पकवान खाने हैं। जाकर पहले अपने मम्मी पापा को बोल रसोई बनवाने, भिखारी कहीं के। बच्चों के भिखारी कहने पर सूरज और पिंकी जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ पैर की खरोंच देखते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में पनीर के पराठे लिए राधिका दोनों को रोकती है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? उन बदमाश बच्चों ने हमें चिढ़ाया, हमें गिराया, हमारे ऊपर गंदा पानी फेंका और हमें भिखारी भी कह रहे थे। बच्चों, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। ये लो आंटी, तुम लोगों के लिए पनीर के पराठे लाई हैं, इसे खा लो। 2 दिनों से भूखे सूरज और पिंकी खराब फफूंदी लगे पनीर के पराठे बड़े चाव से खाते हैं और हंसते मुस्कुराते अपने घर की तरफ लौटते हैं। हे भगवान, ये तुम दोनों ने क्या हालत बना रखी है। तुम्हें चोट कैसे लगी, और ये चोट लगने के बाद भी तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहले तो हम रो रहे थे, पर फिर राधिका आंटी ने हमें पनीर के पराठे खिलाए, इसलिए अभी हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा पेट भर गया है। राधिका आंटी ने खिलाए? हे भगवान, वो कब से हमारे बच्चों पर ममता लुटाने लगी? जरूर कुछ गड़बड़ है। नीलम की बात पूरी होते ही सूरज और पिंकी को उल्टियां होने लगती हैं। तभी तीनों भाई घर लौटते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ इन्हें? चाचा, मेरा सिर घूम रहा है, गले में बहुत जलन हो रही है। इतना कहते ही सूरज और पिंकी तुरंत बेहोश हो जाते हैं। वहीं नीरज और विकास बिना समय गंवाए अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपनी पत्नियों के साथ सीधे अस्पताल दौड़ते हैं। साथ में अरुण और अनीता भी अस्पताल आते हैं। देखिए, घबराइए नहीं, आपके बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ध्यान रखा करिए, बच्चों को खराब खाना मत खिलाया करिए। क्या जरूरत थी आप लोगों को बच्चों को खराब खाना खिलाने की? हमने नहीं, राधिका ने बच्चों को खराब खाना खिलाया है। हमारे घर में तो कल से खाना ही नहीं बना है। क्या कल से आप लोगों के घर में खाना नहीं बना? हॉस्पिटल की फीस तो है ना आप लोगों के पास। बच्चों की दवाई और हॉस्पिटल के चार्ज मिलाकर 3000 रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास सिर्फ ये 250 रुपए है, वो भी हम तीनों ने कैसे कमाए हैं बता नहीं सकते। भाई देखो, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी की बात है, वरना मैं अपनी जेब से भर देता।
ऐसा करो, तुम लोग हॉस्पिटल की थोड़ी साफ सफाई कर देना, बाकी मैं तुम्हारे बच्चों की दवा दारू का इंतजाम कर देता हूँ। ये सुनते ही तीनों भाई डॉक्टर मिथिलेश को भगवान मान बैठते हैं और फिर नीरज अस्पताल के सभी बाथरूम साफ करता है, विकास अस्पताल के सभी कमरों में पोछा मारता है और अरुण अस्पताल के कॉरिडोर में साफ सफाई करता है। साथ ही तीनों बहुएं अस्पताल की कैंटीन की साफ सफाई करती हैं, फिर अपने पति और बच्चों के साथ घर लौटती हैं, जहां पूरा परिवार पोटलियों में सामान बांधे घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है क्योंकि घर की छत गायब होती है। अरे मम्मी पापा, ये क्या हो गया? हमारे घर की छत कहाँ गई? भैया भाभी, आप लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद जोरों की आंधी आई और तेज हवा में हमारा छत किसी तिनके की तरह उड़ गया। भगवान, तू हम गरीबों की परीक्षा क्यों ले रहा है? हम क्या करें? अपने परिवार और बच्चों को भूखा मार दें क्या? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर भगवान हमें तकलीफें दे रहा है तो हम उन तकलीफों का डटकर सामना करेंगे। भगवान हमारी छत उड़ाकर ले गया ना, अब हम उससे भी मजबूत लकड़ी की छत बनाएंगे। बहू, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पापा जी, अगर हम जंगल से लकड़ियां लाकर अपनी छत बनाए तो बिल्कुल फ्री में बन जाएगी। तीनों बहुएं अपने घर से कुल्हाड़ी और दूसरे औजार लेकर अपने पतियों के साथ जंगल आती हैं, जहां सभी लकड़ियां काटने लगते हैं। साथ ही कुछ बेल और कोई घास भी इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही 2 घंटे के बाद कंधों पर लकड़ियां लेकर सभी घर लौट रहे होते हैं। तभी एक दीवार पर रेन हार्वेस्टिंग का बैनर दिखता है। ये क्या लिखा है? अपनी छतों पर रेन हार्वेस्टिंग कीजिए, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा कीजिए और सरकार को बेचिए। इसके लिए छत बनाने का डिजाइन भी दिया है। दीदी, हम लोग ऐसा ही छत बनाएंगे ताकि हम भी रेन हार्वेस्टिंग कर सके। अगर ये बात सच है तब तो हमें अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि बारिश से अच्छा खासा पानी इकट्ठा हो जाएगा और ये छत का डिजाइन ऐसा है कि जल्दी खराब भी नहीं होगा। इतना सोचकर सभी घर लौटते हैं। अरुण लकड़ियों के पतले पतले टुकड़े करने लगता है, वहीं विकास और नीरज छत पर चढ़ जाते हैं और तीनों बहुएं उन्हें लकड़ियां पकड़ाती हैं और विकास और नीरज लकड़ियों से छत बनाने लगते हैं। ऐसे ही रात भर पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए अगली दोपहर तक बीच में समतल और चारों तरफ से ढलानदार छत बना लेता है। साथ ही चारों कोनों में खोखले बांस लगाकर एक बड़े से पानी की टंकी में जोड़ देते हैं। अब हम 2 कौड़ी के भिखारी नहीं रहे, हमारी भी छत बन गई है। वो देखो, उन भिखारियों को बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है इन्हें मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिल रहा है। इतना कहकर सभी पड़ोसी तीनों बहुओं और उनके परिवार पर हंसने लगते हैं। तभी सरकारी ऑफिसर आशुतोष एक बड़ी गाड़ी लेकर तीनों बहुओं के पास आते हैं। क्या आप ही वो तीनों बहुएं हैं जिन्होंने रेन हार्वेस्टिंग की है? मैं रेन हार्वेस्टिंग का पानी लेने आया हूँ। हाँ सर, कल रात से पानी इकट्ठा होते होते एक टंकी पानी इकट्ठा हो गया है, ये लीजिए। वैसे आपने छत बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई है, मजबूत भी लग रही है और सस्ती भी। ये लीजिए आपके पैसे, और भी लोगों को रेन हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा आप लोग। हाँ, बहुओं को बारिश का पानी बेचकर पैसे लेते देख सभी पड़ोसने हैरान रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं अपने पैसों से अपने पतियों से राशन मंगवाती हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में उनकी रसोई से खुशबू पूरे पड़ोस और घर में फैल जाती है। आहा, क्या खुशबू है। मम्मी क्या बना रही हो? जल्दी परोसो ना। पनीर की सब्जी, मेथी के पराठे, पुलाव, जलेबी, बहुत कुछ बनाया है, अभी परोसती हूँ। तीनों बहुएं पूरे परिवार को स्वादिष्ट खाना परोसती हैं। पूरा परिवार पेट भर खाना खाकर डकार मारता है। अरे वाह बहुओं, क्या रसोई की छत बनाई है तुमने। छत भी बन गई और पेट भरने का इंतजाम भी हो गया, वो भी इतना स्वादिष्ट खाना भाई, वाह। सभी पड़ोसने घर के बाहर खड़ी होकर तीनों बहुओं की रसोई में झांकने की कोशिश करने लगती हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन सरकारी ऑफिसर आशुतोष दोबारा आते हैं और टंकी में इकट्ठा रेन हार्वेस्टिंग का पानी गाड़ी पर लोड करवाने लगते हैं। तभी कुछ पड़ोसने भी वहां आ जाती हैं। सर, हम भी ये बारिश का पानी इकट्ठा करके आपको बेचना चाहते हैं, ये कैसे करते हैं? देखिए, आप एक इंजीनियर हायर करके ऐसी छत बनवा लीजिए, लेकिन वो काफी महंगी होती है और उसका मेंटेनेंस का खर्च भी आता है। आपको लगभग 5 लाख रुपए तक लग सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इन तीनों महिलाओं से ऐसी छत बनवा लीजिए। सर, हम ये छत सिर्फ लेबर कॉस्ट में बना सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं आपको लेबर कॉस्ट से भी ज्यादा पैसे दूंगा। बस जब भी मैं कहूँ और जिसके लिए भी कहूँ, ऐसी छत बना दिया करिए।
तीनों बहुओं को रेन हार्वेस्टिंग की छत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तीनों बहुएं अपने पतियों के साथ रेन हार्वेस्टिंग की छत बनाकर अच्छे पैसे कमाने लगती हैं। साथ ही रेन हार्वेस्टिंग का पानी भी बेचती हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं। तीनों बहुएं अपनी मॉड्यूलर रसोई बनवा लेती हैं और अपनी मॉड्यूलर रसोई में चाय पकौड़े बनाकर घर के दरवाजे पर शेड के नीचे पूरा परिवार बैठकर चाय पकौड़ों का आनंद ले रहा होता है। हमारे पूर्वजों ने सच ही कहा है, घर की बहुएं चाहे तो घर को स्वर्ग या नर्क दोनों बना सकती है। हमारी बहुओं ने अपनी टूटी छत वाली रसोई जैसे ससुराल को इतनी अच्छी रसोई बना दिया और समाज में मान सम्मान भी दिलाया। जिसके बाद से अब तीनों बहुएं अपनी रसोई में बारिश के मौसम की तरह तरह के पकवान बनाती हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती हैं।